वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर डिफेंस एकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, हम फिजिक्स का मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं आज आपको। मॉक टेस्ट 3 फिजिक्स का, और 2 हम करा चुके हैं। यदि किसी ने 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाकर देख लें, फिर तीसरे को आकर देख लें। तो हमने मॉक टेस्ट की, अभी फ़िलहाल में मॉक टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। तो इंग्लिश के भी चल रहे हैं, इंग्लिश के मॉक टेस्ट पर रिहर्सल लेकर आए हैं। कल बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट उन्होंने कराया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उसमें शामिल किए हुए हैं। तो देखिए, अब हम फिजिक्स का मॉक टेस्ट 3 आज हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं, और हमारी सभी वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आपको लेकर आ रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। और इनकी पीडीएफ, जो मॉक टेस्ट हम दिए जा रहे हैं, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वहीं पर आपको लिंक वगैरह मिल जाती हैं, और कोई भी क्लासेस की अपडेट होता है वो मिल जाता है। यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह का नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो आपको सबसे पहले वहाँ दिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसा कि आपने देख लिया, पहले क्वेश्चन पहले में आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। विशिष्ट ऊष्मा किसकी अधिकतम होती है, तो आपको बताना है जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा, जो गिवन ऑप्शन दिए हुए, जो ऑप्शन गिवन हैं उनमें से जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एमकेएस पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में आपको जड़त्व आघूर्ण का मात्रक फाइंड करना है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = mr²। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर m जो दिया होता है वो द्रव्यमान होता है, और r जो होती है वो त्रिज्या होती है, जिसको हम मीटर में फाइंड करते हैं। और m मात्रक होता है जो किलोग्राम होता है। तो m का मात्रक आ जाएगा किलोग्राम इंटू, और r का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो m के इस पद्धति में आपको किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आपको लाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको बस स्टडी करना है, और जो कोई भी आपको क्लास से कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मॉक टेस्ट को शुरू से एंड तक देना है। इसमें 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको 1 से 25 तक गिनती डाल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और लास्ट में आपका कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी बताकर जाने हैं। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया है निम्न राशियों में से किसकी विमाएँ समान हैं। किसकी विमाएँ समान हैं, तो जो गिवन जो मतलब राशि दी हुई हैं, तो उनमें से किसकी विमाएँ समान है जो आपको फाइंड करना है। तो अब चलते हैं, और 4 ऑप्शनों को मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है कार्य, तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है mL2T-2। और जो ऊर्जा की भी यही होती है, लेकिन इसमें बल की जो दी हुई है, बल की अलग आ गई, mLT-2। तो ये राशि विमाएँ समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, वेग, संवेग, आवेग। तो संवेग और आवेग की जो विमाएँ होती हैं वो तो सेम होती हैं, एम बी से निकल कर आएगा mLT-1। लेकिन जो वेग की होती है, जो खाली वेग की होती है, वो होती है LT-1। तो इसकी भी विमाएँ समान नहीं हैं, तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी। हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से बताऊं ताकि आपको इनकी विमाएँ भी याद हो जाएं। हालांकि इसका आंसर डी है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें दिया है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की विमाएँ तो अभी बताई मैंने, ऊर्जा की mL2T-2 सेम होती है। लेकिन इसमें संवेग की विमा मैंने अभी यहाँ पे बताई, जो एम बी से हम निकालेंगे mLT-1, लेकिन ये विमा भी सेम नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन
डी पर। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में से इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाव, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक। तो इन सभी की परिभाषाएं, इन सभी की विमाएं, इन सभी की विमाएं समान होती हैं। तो दाव की परिभाषा से हम निकाल सकते हैं, P इजिकल टू एफ अपॉन ए से निकाल लेंगे आप, मैं बता रहा हूँ, MLT माइनस 2 अपॉन L2। ठीक है, अब हम इस L को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ML माइनस 1T माइनस 2, जो कि आपको दाव, प्रतिबल एवं प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका फोर्थ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमने सभी तरह के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आई थिंक अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। यह आपका क्वेश्चन 4 था। जो f, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है एक, और एक आपको लगाना है। तो इसमें हो जाएगा f इजिकल टू के एक्स से, यहाँ पर f इजिकल टू के एक्स की जब वैल्यू रखनी है तो k की जो वैल्यू दी हुई है वो है 15 न्यूटन प्रति कूलम, 15 इंटू, और x का मान दिया हुआ है 0.2, f का मान इसमें 0.2 दिया हो, तो इसका मान हो जाएगा, f की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। अब जो f इजिकल टू एम ए वाला जो फॉर्मूला होता है, अब वहाँ से आपको त्वरण निकाल लेना है। तो इसमें f का जो मान रख देंगे वो हो जाएगा 3 इजिकल टू जो m का हम जो मान रखेंगे, जो m का इसमें गिवन वैल्यू है वो है 0.3। तो यहाँ से 3 अपॉन 0.3 इजिकल टू a, यहाँ से ये पॉइंट जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो इससे ये जाएगा 3, वो 10 बार 3 से 3 कट कर, तो इसमें a का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप ऑप्शन बी आपको गिवन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि जो फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो वो होता है कॉस थीटा इजिकल टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन ए का मापांक बी का मापांक। तो वैसे क्या है कि ये एग्जाम जो होते हैं उनमें टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो मैं आपको माइंड अच्छे से मेकअप करके बैठना है और देख लेना है कि क्वेश्चन कहाँ से शॉर्ट हो सकता है। तो अब इसका ए डॉट बी हम निकाल के पहले देखते हैं, बाद में वो निकालेंगे। तो 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16 माइनस, ये इससे माइनस से ये 5 25, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 25। तो यहाँ पर ऊपर ही 0 हो रहा है, तो नीचे निकालने की कोई नीड ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर कॉस थीटा इजिकल टू आपको 0 निकल कर आ रहा है, और कॉस में 0 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू 90 मिल रही है। तो 90 आपको कहाँ पर है, आपको ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन 5 था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 6 में जो जड़त्व गुण होता है आई अपॉन आई, हम यहाँ पर रख रहे हैं वलय का, अपॉन में लिख रहे हैं शक्ति का, ठीक है। जो आपको इनका अनुपात देखना है, तो जो वलय का जड़त्व गुण होता है वो होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगी, जी आर 2 आपकी ऊपर चली जाएगी, तो 2:1 आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 7, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, तो जब चालों का वो दिया हुआ, क्वेश्चन चाल में दिया होता है, मतलब उसमें टाइम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसमें फॉर्मूला लगता है औसत चाल का। औसत चाल
औसत मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इन फॉर्मूलाओं को सभी को नोट कर लिया करो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ और इसमें फॉर्मूला का रोल होता है सभी में, ठीक है। 20 × 30 अपॉन 20 प्लस 30 बराबर 120 अपॉन 5 इजिकल टू 24 किलोमीटर पर हावर। आगे ध्यान रखना है आपको, कहीं कहीं क्या होता है कि जो यूनिट होती है उनको बदल कर दे देते हैं और स्टूडेंट उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट उनको क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो इसका 24 आंसर आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व करके बता दिया है। तो इसका फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा एवं बीटा, जो स्थिरांक होते हैं उनका फॉर्मूला होता है अल्फा इजिकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, जो कि इसमें दिया हुआ है, इसका मान पूछा है, लेकिन बीटा का भी मान आपसे पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में, तो आप इसका फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा उसका होता है। तो अल्फा का यहाँ से अल्फा का मान निकालें, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 99 अपॉन 1 प्लस 99 इजिकल टू 99 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 0.99 आपका बी। आपका बी आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार और नोट कर देता हूँ मैं। बीटा इजिकल टू अल्फा का मान पूछा, अल्फा इजिकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसका त्वरण होगा। जो नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो उसका आपको त्वरण निकालना है, ठीक है। जो सर्किल होता है, ठीक है। तो इसमें जो त्वरण होता है वो त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है वृत्तीय पथ पर, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में दिशा में परिवर्तन के कारण त्वरण होता है। जो दिशा में परिवर्तन के कारण त्वरण होता है वो त्रिज्य अंदर की ओर होता है, ठीक है। त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें मुक्त ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा तो सभी स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें दिया हुआ है, आपको स्पेशली इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है उससे आपको निकालेंगे डेल्टा जी ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम का जो वैल्यू दी हुई है 1 इंटू सी का आपको मान पता हुआ है और वैसे भी इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16, ठीक है। अब ये किस में दिया है, ये आया है जूल में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हम इसमें भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें आ जाएगा ये आपका, इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.625 इंटू 10⁻35, ठीक है। अब ये किस में आया है, ये आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना है, अब आपको इसको भी चेंज करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 5.625, वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि यही ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इंटू 10⁻35 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का, तो इंटू 10⁻35 यहाँ पे दिया इंटू 10⁻⁻6। तो इससे ये जब वो होगा घात जुड़ेंगी तो इसमें आएगा 29, 10⁻29 आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इसका त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो इसमें यह भी आपको दे दिया है, क्या रहा है आपकी स्क्रीन पर है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको पहले आप लिख लिया करो कि वैल्यू किसकी दी हुई है। n = 2 आपको दिया हुआ है,
n इजिकल टू 2 आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड पहले त्वरण निकालने के लिए आपको ओमेगा की नीड है, तो ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई n इजिकल टू 2 पाई इंटू 2, ठीक है, इजिकल टू 4 पाई आपका 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू निकलेगी। अब हम निकालेंगे त्वरण ए इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जो फॉर्मूला होता है उससे आप त्वरण निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर इंटू, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो आप भी समझ सकते हैं, 25। अब इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, यही तो आपको ध्यान देना है, सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। अब यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे 100 लिखना है इंटू 100, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप इसको काट कर वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आएगी 4, ये यहाँ से 2 से कट जाएगा 8 बार, ये कट जाएगा 2 से 50 बार, ठीक है, 25 से ये कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 8 4 बार, तो 4 पाई स्क्वायर आपका ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है क्योंकि थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली 25 मिनट में 25 क्वेश्चन हम आगे करते जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो वहाँ पे जी का मान बढ़ता है। जी का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जी इजिकल टू Gm/r² होता है, तो वहाँ पे r का मान घटता जाता है, g का मान बढ़ता जाता है जब ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो g का मान बढ़ रहा है तो W इजिकल टू बाहर, W इजिकल टू mg जो फॉर्मूला होता है इसमें बाहर बढ़ेगा, जब g का मान बढ़ेगा तो इसमें बाहर भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है। इस कॉन्सेप्ट बेस पर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये है पी स्क्वायर इजिकल टू 2m/e काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें दिया है यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए, ये गतिज ऊर्जा इसमें दुगनी कर दी जाए तो संवेग, तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में E के आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। अब P प्रोपोर्शनल टू गतिज ऊर्जा हम दुगनी कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 गुनी आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अंडर रूट 2 गुनी कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। यदि अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में या कहीं ना कहीं हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें दिया है 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि आप क्राइटेरिया देखना है, मतलब परास एक तरह से रेंज देखनी है, ठीक है। तो हम बता दें आपको एफ मैक्सिमम हम निकाल के देखते हैं तो 5 + 10 इजिकल टू 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आ रहा है। एंड मिनिमम हम निकाल के देखते हैं एफ मिनिमम इजिकल टू 10 - 5 इजिकल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो परिणामी बल की परास आ रही है वो आ रही है 5 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है, एंड 15 से बराबर भी हो सकता है और 15 से छोटा। तो क्या है कि 12 भी इसमें आ रहा है, 8 भी इसमें आ रहा है और 5 भी इसमें आ रहा है, बट इसमें 4 कहीं पर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, बल नहीं हो सकता, तो इसमें 4 न्यूटन इन बलों से नहीं हो सकता। क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको आज लेकर आया हूँ, यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन 15, तो इसमें क्या है कि जो इसमें त्रिज्या 4 गुनी त्रिज्या की 1/4, ठीक है। क्या, शुरू से पढ़ता हूँ चलो मैं। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। उस ग्रह का पलायन वेग का मान क्या होगा। पलायन वेग का VE आपको फाइंड करना है।
प्लान भी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√r की, ठीक है, यहीं से निकालेंगे हम। देखो, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर एवं त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। त्रिज्या आपका r की वैल्यू 1/4, जब हम 1/4 r की वैल्यू करेंगे तो v हम प्रोपोर्शनल टू 1/√r, जब हम r का मान 1/4 रखेंगे तो अंडर रूट में जो 4 है, ठीक है, बाहर निकल के आएगी तो 2 हो जाएगी और वो भी आपकी ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी ई इज इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक है 2 गुना हो जाएगा। तो बराबर इंटू जो पहले दिया हुआ वो है 11.2, तो आपका अब निकल के आएगा आपका 22.4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22.4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है तो मेरे को फास्ट करा रहा हूँ। परमाणु बम का विस्फोट निम्न के कारण होता है, तो इसमें राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन 16 है। परमाणु बम का विस्फोट निम्न के कारण होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के आपको कारण परमाणु बम का विस्फोट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि परमाणु बम में उच्च ताप के साथ नाभिकीय विखंडन होता है, उच्च ताप पर जो नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 17 पर। तो इसमें दिया है एक एलसीआर श्रेणी क्रम प्रपत्र में ओमेगा के किस मान के लिए धारा अधिकतम होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस, जो रेजोनेंस कंडीशन होती है, अनुनाद की स्थिति होती है, उसमें आपको अधिकतम धारा देखने को मिलेगी। तो उसमें जो अधिकतम आवृत्ति जो होती है, तो आवृत्ति का उसमें फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूले इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अनुनाद की स्थिति में कौन सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ऑप्शन डी में, ठीक है। ये इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो अनुनाद की स्थिति में रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है, ठीक है। ऑप्शन डी में आपको राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 18 पर, ठीक है। निम्न में से अविभाज्य कण है, अविभाज्य है, ठीक है। तो अविभाज्य तो आपको देखने को मिल रहा है कि फोटोन आपका अविभाज्य कण है, जिसका मतलब डिविजनल नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो है आपका कण है एक फोटोन, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेंज के नियम का उपयोग होता है, लेंज के नियम का उपयोग होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। अब हम आपको बता दें कि स्थिर वैद्युत में किसका होता है, तो स्थिर वैद्युत में होता है कूलम के नियम का, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, क्योंकि इसमें पूछा है लेंज के नियम का, ठीक है। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन में दिया है आपका, यदि आई तीव्रता की 2 तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो प्राप्त अधिकतम तीव्रता होगी। तो इसमें अधिक जो तीव्रता का वो फॉर्मूला होता है हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाई, ठीक है। अब क्या है कि अधिकतम, इसमें बोला है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos फाई, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड इसमें दिया है आई तीव्रता की, सभी की तीव्रता है वो आई है, ठीक है। तो सभी की वैल्यू की आई की जगह पर आपको आई रखना है, आई प्लस 2 अंडर रूट में आई इंटू आई रखेंगे तो आई स्क्वायर करके आई बाहर निकल के आ जाएगा, तो आई प्लस 2i, ठीक है, इज इक्वल टू आपको 4i आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आप अपनी रफ वर्क पर भी ये आप पहले कर लिया करें, बाद में इसका सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। अब क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के परपथ में 2 सेकंड में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स 2 वेबर से 10 वेबर हो जाता है। इस समय में कुंडली में बहने वाला आवेश है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो आवेश का होता है, एक विद्युत प्रेरित विद्युत पागल का होता है। तो बच्चे बहुत इन कन्फ्यूजन होते हैं, तो दोनों फॉर्मूले में लिखूंगा, लेकिन इसमें पहले मैं आवेश वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो अलग है बिल्कुल फॉर्मूला, लेकिन बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा आज आपकी को, आगे आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आवेश पूछा है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन
आर, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें वेबर, 2 वेबर से 10 वेबर, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 10 माइनस 2, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, अपॉन 2। तो 10 माइनस 2 इजिकल टू 8 अपॉन 2, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो इसमें कहाँ दिया है 4 कूलम आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी बता देता हूँ। तो क्या है कि जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक है। एंड प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चे क्या है कि इन दोनों फॉर्मूले में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ बताए हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका आवेश का, यह हो जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का। और मैं आगे वीडियो में बता दूंगा वैसे, लेकिन यहीं पर भी फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आगे की रिवीजन हो जाएगा। क्या है कि जो आवेश होता है वो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन कर आता है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो है आपका टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनकर आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से क्या प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। प्रकाश की कण प्रकृति को आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाता है। आपका ऑप्शन आपका डी आंसर आपको राइट ऑप्शन के रूप में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 22 आपका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 23 पर। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा है। 0.5 सेंटीमीटर व्यास एवं 1.5 मीटर लंबाई की प्रणालिका में प्रति सेंटीमीटर 10 फेरे हैं। इसमें से 5 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रणालिका के अंदर अक्ष पर आपको चुंबकीय प्रेरण पूछा है। तो अक्ष पर जो चुंबकीय प्रेरण का फॉर्मूला होता है वो होता है V इजिकल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है भाइयों, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं और क्लियर करके लिख देता हूँ। V इजिकल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब क्या है कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू जो n का मान है आपको 5 दिया हुआ है इंटू, और जो n का मान आपको प्रति सेकंड दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो क्या है कि 5 लिख दिया हमने, और जो i का जो वैल्यू होती है वो 5 नहीं, i की वैल्यू हमने क्या है कि i की वैल्यू हमने पहले रखी है और n का मान हम बाद में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना, थोड़ा आगे पीछे हो गया, वो i की वैल्यू हमने पहले रखी है और n की वैल्यू थोड़ी बाद में। तो n का जब हम मान रखते हैं प्रति सेंटीमीटर 10 फेरे, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर दिए हों, और सभी जो मान है वो MKS में है तो मीटर में बदलना है, तो इसलिए 1000 होगा, ठीक है। तो 1000। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिलकर आएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, टेस्ला आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो गई होगी, मेरे को भी हो गई थी अभी, क्योंकि जो हमने n का मान है यहाँ पे क्वेश्चन में n पहले लिख रखा है और कैलकुलेशन करते समय हमने बाद में लिख दिया है n की वैल्यू, और i जो बाद में लिख रही है उसकी कैलकुलेशन करते समय हमने वैल्यू पहले रख दी है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन को इसको दूर करना, ठीक है, दूर हो गई होगी, अब तो मैंने क्लियर बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 24। तो इसमें दिया है यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c मीटर पर सेकंड, तो 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अपवर्तनांक जो होता है बहुत से उसको म्यू से भी लिख सकते हैं और n से भी लिख देते हैं, तो आप किसी से भी लिख सकते हैं। तो इसका मान आपको 1.5 दिया हुआ है और प्रकाश का वेग आपको c ही दिया हुआ है। वैसे इसकी वैल्यू पीछे क्वेश्चन में बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख रहे हैं अपवर्तनांक n इजिकल टू c अपॉन v, ठीक है। तो यहाँ पे जो c है जो प्रकाश की चाल है एंड जो v है वो माध्यम में चाल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c अपॉन c m, माध्यम में चाल, ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको, माध्यम में प्रकाश का वेग चाल, ठीक है, वेग निकालना है आपको। तो सी एम इजिकल टू आपको देखने को मिलेगा c अपॉन n,
इज इक्वल टू सी की वैल्यू भी दी हो सकती है आपको, बट आपको यहाँ पर सी चेंज नहीं करना है, उसी में दिए हुए ऑप्शन। तो v का मान है वो n का मान है आपका अपर्तंक 1.5, ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन सी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्लास का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। रोदोषण प्रक्रम में होता है, रोदोषण प्रक्रम में आपको देखना है क्या नियत होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो रोदोषण प्रक्रम में आपको क्या नियत होता है, हीट ऊष्मा नियत होती है। डेल्टा क्यू इजिकल टू 0 होता है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें पूछा है क्या नियत होता है, रोदोषण प्रक्रम में ऊष्मा नियत होती है। तो आपको ऑप्शन सी आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है सी, ठीक है भाइयों। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा 25 क्वेश्चन 30 मिनट में हुए हैं, इससे पहले हमने 20-25 क्वेश्चन 25 मिनट में कराए थे, ठीक है। आज थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अपना सपोर्ट भी दिखाना है आपको, ठीक है, आपको फुल सपोर्ट करना है भाइयों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्लास को ऑफ करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं एंड बता सकते हैं हमको आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देकर जाया करें, ठीक है। ओके भाइयों, जय हिंद, ओके।